सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़ सर। और मेरा नाम मोहन मंगावा है और मैंने यूपीएससी सीएससी 2023 में 551 रैंक हासिल की और अभी मुझे आईपीएस अलॉट हुआ है। तो यार आज की जो मेन टॉपिक है वो है हमारा यूपीएससी 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि अभी अपने पास आज लगभग 19 नवंबर के आसपास टाइम है और दिसंबर और आई थिंक मई में एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का अपना। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और आने वाले टाइम पे हम किस किस चीज़ से क्या क्या हम उठा के अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की लगभग स्ट्रैटेजी अपनी बात अपनी इन्हीं चीज़ों पे होगी और क्या चीज़ मैंने फॉलो की थी लास्ट टाइम, मैंने क्या फॉलो किया था और मेरी यूपीएससी जर्नी में क्या क्या थ्रू आउट द जर्नी में क्या क्या मैंने गलतियाँ की और उनसे सीख के खुद को और बेहतर बनाया। इन्हीं चीज़ों पे बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसा देख रहे हैं, पहला मैं स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ से किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, बुक एंड रिसोर्सेस, पहली बात आती है बुक एंड रिसोर्सेस पे। बुक एंड रिसोर्सेज पे प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई फलाना कोचिंग से पढ़ लें, इसके नोट्स पढ़ें या किताब पढ़ें। हिस्ट्री के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री के लिए हम विपिन चंद्रा पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ें या किसी और चीज़ के नोट्स पढ़ें। और अगर नोट्स पढ़ लिए हैं, किताब पढ़ ली है, तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो देखो, एक चीज़ जो मैं बताता हूँ वो सबसे सिंपल रखता हूँ मैं अपनी चीज़ को, कि अपने को स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और फोकस इन द सेंस कि एक किताब एक सब्जेक्ट की और उसी को बार बार रिवाइज करना है। सभी बोलते हैं, सारे जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट रैंक वाला हो, लास्ट रैंक वाला हो, सब यही है, सेम सी स्ट्रैटेजी है। बस अपने आप को खुद को रिजिड रखना है। एक चीज़ अगर लॉक कर ली कि हिस्ट्री के लिए भाई मुझे स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो फिर वो वही चीज़ होनी चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड कर लेना कि मेरे स्पेक्ट्रम जो सर ने पढ़ी है मेरे लिए वो सही है या नहीं है। सर ने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, दूसरी किताब पढ़ी, वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो बुक्स हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला आता है पॉलिटी। देखो, पॉलिटी के लिए बात ये थी कि सारी दुनिया बोल रही है लक्ष्मीकांत पढ़ना है, भाई पढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, क्वेश्चन होते भी हैं और उनसे बन भी रहे। बट मैं लाया था लक्ष्मीकांत हिंदी के लिए, बट मैं 2-4 दिन मैंने पढ़ी, मेरे को नहीं है समझ में आई। वो हालांकि स्टार्टिंग फेज था बट मेरे को नहीं समझ में आई। तो मैंने इसके लिए लक्ष्मीकांत की बजाय दृष्टि आई, इसकी क्विक बुक आती है, दृष्टि की क्विक बुक, लगभग 320 के आसपास पेज हैं, जिनमें से अपन को 250 ही प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पढ़ने हैं। तो काफ़ी छोटी बुक है। आप जो चीज़ लक्ष्मीकांत में 800 पेज में पढ़ रहे हो, वही चीज़ इस बुक में 250 पेज के आसपास में कंप्लीट हो जाती है। तो फ़ायदा है अपना, बहुत कम पेजेस में अपन को इतना अच्छा मटेरियल मिल जाए और अपन काम बन जाए। देखो, यूपीएससी में अपना काम होना चाहिए कि काम निकालना, अपना एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है या किसी और बुक से, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए एज सच अपने हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एज सच कोई बुक नहीं है कि उन्होंने बता दी। अब मेरे मन में तो आई थी कि मैं माजिद हुसैन पढ़ लूँ और एक दो बुक्स और हैं, बट मैंने जब खुद को एनालिसिस किया कि यार इतनी मोटी बुक को मैं पढ़ पाऊँगा, तो मेरा यही था कि यार चलो 6 to 12 पढ़ते हैं एनसीईआरटी और उसके बाद क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन हो रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों हम किसी दूसरी बुक को पढ़ें, जब क्वेश्चन हो ही रहे हैं, एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं तो और अलग तरीके से हम उसको हैंडल कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी और अपने बुक्स को कम से कम रखना है। तो 6 to 12 एनसीईआरटी बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी रहे और मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया है। एक बार 22 में दिया, 2022 में जब मैं थर्ड ईयर में था, और मेरे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम भी मैंने प्रीलिम्स के बाद में दिए। तो मेरा स्कोर उस समय भी काफ़ी अच्छा रहा। फिर 23 का एग्ज़ाम दिया, 23 में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था।
और अभी 24 का भी दिया है, तो 24 में भी पास हुआ हूँ, मैं 3 बार पास हुआ हूँ। बुक्स यही थी जो मैंने बता रहा हूँ ना, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, सबके लिए यही बुक्स थी। तो मतलब इनसे भी पढ़ के हम पास कर पा रहे हैं, और अगर 100% वो रिजल्ट है तो कहीं ना ये चीज़ें ये काम कर रही हैं। ठीक है, तो 6 to 12 एनसीईआरटी हो गई ज्योग्राफी के लिए। अब बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए देखो आपके पास कई ऑप्शन रहते हैं, विपिन चंद्रा भी रहता है, स्पेक्ट्रम भी रहता है, और अलग चीज़ों के नोट्स भी आते हैं कि आप वहाँ से पढ़ लो। तो अपने पास ऑप्शन काफ़ी है, आप चेक कर लेना। बट मैंने पढ़े हैं, जो पढ़ा है वो ओनली आईएएस जो है, एक उसकी आती है सीरीज उड़ान। मेरा विश्वास ये है मोटी बुक से ज़्यादा इफेक्टफुल होती हैं, जो पतली पतली आती है ना, जो नोट्स बना के दिए हैं, ऐसी वाली बुक। मुझे पर्सनली मोटी बुकों से डर डर लगता है, तो मैं छोटी छोटी बुक्स जो काफ़ी क्रिस्प होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, उनमें पढ़ने में बिलीव करता हूँ। तो उड़ान वाली में बात अच्छी यही है कि 60-60 70-70 पेजेस में आपकी एंशियंट करवा दी, इतने ही पेजेस में आपकी मिडाइवल करा दी, और 100 पेज के आसपास आपकी मॉडर्न करवा दी। तो यार इतने पेजेस में आप कर लोगे तो आपको 600 पेज पढ़ने की स्पेक्ट्रम की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। पढ़ सकते हो, उससे भी वही बात लिखी हुई है। 1915 में के आसपास जब गांधी जी आए तो वही बात स्पेक्ट्रम में मिलेगी, वही बात उड़ाने मिलेगी, और वही बात किसमें अपने विपिन चंद्रा मिलेगी। हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है, बस अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन कैसे अपना काम निकाल लें। ठीक है, तो ओनली है इसकी उड़ान मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ी है। एनवायरनमेंट देखो, एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि की है, एक वो ग्रीन कलर की बुक आती है अपने हिंदी मीडियम के लिए, तो क्विक बुक है, वापस वही, काफ़ी अच्छी बुक है, और लगभग चीज़ें इसमें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए ये रही। इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन मुरनाल सर है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से इन्फोग्राफिक्स को यूज करते हैं, काफ़ी मीम्स की तरह पढ़ाते हैं यार। और इनसे बेस्ट मुझे तो अभी तक मार्केट में लगा नहीं है कोई कि अपना इकोनॉमिक्स पढ़ाता होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपकी कई चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी, जैसे करंट अफेयर्स भी। ठीक है, क्योंकि लोगों को यही डर रहता है कि करंट अफेयर्स करे कहाँ से। अब मैं करंट अफेयर्स पे भी आऊँगा कि किस तरीके से मैं करंट अफेयर्स किए थे। तो इकोनॉमिक्स के लिए अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यही डर रहता है कि मृणाल से तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश में नहीं है, बोलते हिंदी है। और आजकल इनके जो नोट्स आ रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एक लाइन इंग्लिश की आती है तो उसके आगे हिंदी भी लिखी होती है। तो अपने को अपना काम निकालना है, और उसमें खूब सारे चित्र हैं, इन्फोग्राफिक्स की मदद से उन्होंने काफ़ी समझा रखा है चीज़ों को। वो कर लोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको प्रीलिम्स में कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, साइंस टेक देखो, साइंस टेक के लिए कोई बुक नहीं है, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। जो बेसिक नॉलेज अपना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं उनके अकॉर्डिंग देख लो। और लास्ट में जो पीटी 365 आती है भाई, मैंने हमेशा यही पढ़ के गया हूँ, और इस बार जो 24 वाला अटैम्प्ट था उसमें तो ये भी नहीं पढ़ पाया मैं। ठीक है, साइंस टेक इज ऑल अबाउट योर बेसिक नॉलेज कि भाई सोलर फ्लेयर ऊपर से आ रहे हैं। जैसे 22 में क्वेश्चन आया था कि सोलर फ्लेयर आ रही है ऊपर से, तो उसमें 7 ऑप्शन उन्होंने दिए कि क्या क्या इफेक्ट होगा। तो बहुत बेसिक चीज़ें थी कि यार इसके अपने क्या सैटेलाइट पे इम्पैक्ट होगा ही, बहुत बेसिक चीज़ है। उनको ऐसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे, अपने आप आंसर निकल आएगा। अगर यूपीएससी को चाहिए, या यूपीएससी का ये मोटिव है कि ये आंसर एक जनरल नॉलेज से निकलवाना है, तो ऐसे हिंट देगा। और उसका मोटिव है कि आना ही नीचे है, तो वह ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, आप कोई सी किताब पढ़ के चले जाओ नहीं होगा, या तो वो कोई बहुत किसी ने पढ़ ही रखा है एग्जैक्ट तो आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो साइंस टेक के लिए हो गया। अब एक कटप्पा है। ठीक है, कटप्पा यही है करंट अफेयर्स वाला। बहुत लोगों के बहुत डाउट हैं, इतने डाउट हैं कि पूरे दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हैं। शुरुआत ही न्यूज़पेपर से होती है, न्यूज़पेपर 3 घंटे पढ़ा जाता है, उसके बाद न्यूज़पेपर में जो खबरें आई उनको लिखा जाता है, और लिखने के बाद उनको रिवाइज़ किया जाता है, और लास्ट में जब एग्ज़ाम देते हैं तो पता लगता है कि कुछ आया नहीं। तो मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी इसके बारे में बहुत अलग है, लोग मानते भी नहीं है। और देखो, काम वही है कि छोटे से काम जो होता है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों को अपनाओ और उनसे अपना काम निकालो। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है,
मैं हर जगह बहुत जगह बोल चुका हूँ भी हूँ। कोई न्यूज़पेपर मैंने तो नहीं पढ़ा है, मेरे से नहीं पढ़ा जाता इतना कि भाई मैं डेली इंडियन एक्सप्रेस पढूं या हिंदू पढूं, मुझे नहीं आते समझ में। न कोई मंथली मैगजीन पढ़ी है जो अपनी आती है, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की, मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। मैं सीधा सा, मेरा एक जो फंडा रहा है करंट अफेयर्स के बारे में, वो रहा है PT 365। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको करंट अफेयर्स के बारे में इतना हेडेक लेने ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि भाई मेरे को अपना काम निकालना है। करंट अफेयर्स यार, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप दृष्टि आईएएस की और विजन आईएएस की और एक किसी बड़े एमिनेंट इंस्टीट्यूट की, वाजीराम रवि काफ़ी रहता है, नेक्स्ट आईएएस काफ़ी रहता है, सबकी एक एक मंथली मैगजीन उठा के देख लेना। एक ही महीने की कंपेयर करना, सब में एक ही मटेरियल है क्या? सब में अलग अलग मटेरियल आपको मिलेगा। जब मटेरियल इतना अलग अलग है तो क्या आप सबको एक साथ कवर अप कर पाओगे? इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, सब पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि लास्ट में बस ये पढ़ लेंगे, अगर आना होगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आना होगा तो भाई वहाँ दिमाग लगा के करेंगे। और यूपीएससी कभी करंट अफेयर से सीधे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछती है, वो उसको स्टैटिक से जोड़ के देखती है हमेशा। कभी भी देख लेना। आपको मैं एक चैलेंज भी देता हूँ कि यूपीएससी में कभी करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन पहले आते थे, अब जो ट्रेंड चल रहा है कि करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे को अगर बता दो कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स हैं, पॉइंट मिल जाएगा एक करंट अफेयर्स का, बट डायरेक्ट करंट अफेयर्स हैं वो हो, तो आप मुझे बता सकते हो। तो इतना जब आते ही नहीं है क्वेश्चन, स्टैटिक से 90 क्वेश्चन से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम इतना अपना टाइम इतना वेस्ट क्यों करें करंट अफेयर्स पे? ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी PT 365 रही थी। इस बार जो अटैम्प्ट दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, हम क्योंकि रैंक आ गई थी तो हम तो जश्न में ही लगे हुए थे, और जश्न के बाद 20 दिन बचे कि वापस प्रीलिम्स देना है 16 जून को। तो बस स्टैटिक रिवाइज हुआ था मेरा, तो न मेरे से पीटी पढ़ी गई जो मैं हर साल पढ़ता था, बट बिना पीटी पढ़े भी मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे जो अब तक नहीं आए मेरे। तो उसका रीज़न यही रहा कि मैंने यार ऊपर वाली जो चीज़ें हैं स्टैटिक वाली, वो काफ़ी अच्छे से कर रखी हैं, उनमें मात नहीं खाता मैं। और उनमें मात नहीं खाता तो यूपीएससी इतने मार्क्स तो इतने देती है आपको कि आप आराम से क्लियर कर पाओ। ठीक है, और इस बार क्लियर हुआ भी। तो इट्स ऑल अबाउट माई रिसोर्सेज विच आई फॉलोड इन माई यूपीएससी जर्नी। सीधा सा सिंपल सा अपने को रखना है, ज़्यादा होता ना भसड़ नहीं फैलाने की, ये भी नोट्स ले आए, वो भी नोट्स ले आए, वो भी नोट्स ले आए। एक बुक रखो, उसी को बार बार पढ़ो, चाहे 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आया और वो गलत हो गया तो भाई फिर मैंने क्राइम किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिसोर्सेज के बारे में। फिर बात आती है अपनी बेस्ट सोल्ड PYQ। अब देखो, पढ़ तो लिया अपने, लेकिन यूपीएससी एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो बात तो वही आती है कि भाई क्वेश्चन करके जाना है, क्वेश्चन ही करने हैं वहाँ तो जाके। तो क्या होना चाहिए क्वेश्चंस, कौन से करें? एक तो होता है कि भाई इंस्टीट्यूट्स के लगा लें, खूब मार्केट में भरे पड़े हैं, आपके टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, खूब बेच रहे। या फिर हम PYQ करें। तो मेरी स्ट्रेटजी सिंपल सी थी, मैंने किसी इंस्टीट्यूट का प्रीलिम्स का पेपर तो नहीं दिया है, मैंने सिर्फ किए हैं PYQ। मैंने PYQ किए 1979 से लेके जब तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, 2024 का लास्ट दिया है तो 2023 तक के किए। अब मार्केट में मार्केट में कब तक के मिल रहे हैं? 1995 से लेकर के 2023-24 तक के मिल रहे होंगे। मृणाल सर वाली एक बुक आती है, आई थिंक दिशा पब्लिकेशन की, उसमें मिल रहे हैं। बट कई रिसोर्सेज हैं, लाइक मेरे पास थे, किरण पब्लिकेशन की बुक थी, किरण पब्लिकेशन की काफ़ी पुरानी बुक आती है, उसमें 1979 से दे रखे हैं PYQ आपके। धर्मेंद्र सर ने खुद दे रखे हैं 12 साल के PYQ, तो काफ़ी इनसे हेल्प मिलती है। धर्मेंद्र सर के PYQ की एक अच्छी खासियत ये है, जो इनका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन और जो कंपैरिजन उन्होंने कर रखा है, क्योंकि इस किताब को बनाया धर्मेंद्र जाकर सर ने और उपेंद्र जी ढाका सर ने, दोनों ने काफ़ी एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो वो जानते कि डिमांड क्या है, एक यूपीएससी में किस तरीके से बच्चे को सोचना होता है, वो इन्होंने काफ़ी अच्छे से कर रखा है। मैंने लास्ट टाइम जब हुआ उसके बाद इस किताब को देखा, पढ़ा,
तो मेरे को भी रियलाइज होगा इसमें काफ़ी अच्छे से, और एरर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कई चीज़ें, कई बुक्स मैंने देखी हैं तो कुछ में एरर थे PYQ वाले में। ठीक है, तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो परचेज कर सकते हो फॉर 79 से लेकर 2023 तक के PYQ। कहीं नहीं जाना भाई, किसी कोचिंग के पास नहीं जाना है, PYQ है, सब कुछ है। अब लोग बोलते हैं कि भाई यूपीएससी में PYQ करने का क्या फ़ायदा जब क्वेश्चन तो यूपीएससी अलग ही पूछ रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखो सीधी अभी स्लाइड में बन नहीं पाए, लेकिन मैं जैसे 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हमें जमाना था क्वेश्चंस। तो उसमें एक आया था PYQ आया था, ये 2024 का क्वेश्चन है कि वेस्ट टू यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाना था घाघरा गोमती गंडक कोसी। आप ऐसा क्वेश्चन ढूंढोगे 2024 के पेपर में तो मिल जाएगा। ये CSE 2024 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने CDS 2015 में 2018 में पूछ रखा है। ये क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंडक कोसी घाघरा गोमती। अगला उसने क्या बोला है कि इनको ईस्ट टू वेस्ट जमा दो। CSE में क्या पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट जमा दो, अब ईस्ट टू वेस्ट जमा दो। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक 1997 में यही क्वेश्चन पूछा है, एक मैप के यानी एक दे रखे उसने मैप बनाया, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, और उसमें इन्हीं रिवर को वापस जमाने के लिए बोलता है। ऑप्शन 2024 के और 1997 के तो चेंज भी नहीं हुआ है। उसका बी आंसर है कोसी गंगा गोमती घाघरा वाला, दोनों में आंसर सेम है। तो यहाँ तक यूपीएससी अगर इतना PYQ कर लोगे आप, ये मैं फ़ोन से देख के बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन में ये लिख रखा था, सर को मैं भेज नहीं पाया टाइम पर तो हो नहीं रहा इसलिए। बट PYQ का मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि देखो इस लेवल तक अगर आप एनालिसिस कर पा रहे हो। तो मैंने ये क्वेश्चन देखा 2024 में जब पेपर दिया, मैंने कहा यार मैं ये क्वेश्चन तो 2 बार कर चुका हूँ। तो एक 10 सेकंड नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन करने में, और ये पूरा स्टैटिक है। आप स्टैटिक पढ़ोगे तो भी ऐसा क्वेश्चन आता है। इसी तरीके का देखो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने CSE 2024 में पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। कि यूनेस्को में कौन कौन सी ये की है, लिस्ट कर रखा है, ये पूछा था उन्होंने। तो उसने कुछ शांति निकेतन, रानी की बावरी, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आप चेक करना, ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि आप चेक करना ताकि आपको पता लगे कि PYQ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसने ऐसे एग्जाम्पल दिए, इसमें शांति निकेतन, रानी की वाव, सैक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ द होयसाल्स एंड महाबोधि टेम्पल। उसमें आंसर था ऑल 4। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2000 CISF में पूछा है 2024 में। CISF का भी पेपर लेता है यूपीएससी। सेम क्वेश्चन पूछा है भाई। क्वेश्चन क्या था, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज वर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2023। सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा है कि ये कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 2023 में। सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो भाई PYQ जब ये करके चला गया बंदा, CISF 2024 वाला है, पहले वाला क्वेश्चन किया है, तो आप यू आर डेफिनेटली इन द पोजिशन टू डूइंग द क्वेश्चन, है ना। तो ये फ़ायदा होता है आपको PYQ लगाने का। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आप लोगों को, आपको इतना अगर PYQ पे नहीं हो। CSE 2022 में आया, मैं ये बातें बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लेना। जो क्वेश्चन जिस साल का मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैं देख के ही बोल रहा हूँ। CSE 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें लॉन्गेस्ट डे क्या होता है। 2022 का क्वेश्चन था, उसमें आंसर था सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, यानी मंथ का दूसरा जो पखवाड़ा है। सेम क्वेश्चन था 2022 में CSE यानी अपना वाला एग्जाम। ये क्वेश्चन सेम CSE 2019 में पूछा है। CSE में 2019 में पूछा है कि 21 जून को सन कहाँ रहता है। मतलब दूसरे वो कान ऐसे पकड़ो, उसने ऐसे पकड़ लिया, उल्टे हाथ से करके पकड़ लिया। सेम चीज़ की थी उसने, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। अगर आपको सेम इसका फिनोमेना पता है तो आप 2022 वाला क्वेश्चन आराम से कर लेते, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने बताई है कि PYQ का इंपॉर्टेंस क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन तो इतना रिपीट हुआ है जो इस साल आया भी है, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन इस बार 2024 में CSE 2024 में आया, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी। की आर्मी निम्न में से कौन सा ऑपरेशन है जो आर्मी कंडक्ट कराती है, कुछ और इसमें बोल रखा था उन्होंने, ठीक है। रिमोट एरियाज में पॉपुलेशन अकॉर्डिंग, इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं।
तो उसमें ऑपरेशन सद्भावना आंसर था, सी वाला, ठीक है, 2024 में। अब यूपीएससी ने सीडीएस 2023 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑपरेशन सद्भावना इन लद्दाख। ऑपरेशन सद्भावना 2024 में क्या सीएससी में ऑप्शन बन के आया है, और इसमें 2000 सीडीएस 23 में क्या आ रहा है, पहले क्वेश्चन बन के आ गए यहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना। भाई यहाँ से अगर सीडीएस 2023 का अगर आपने क्वेश्चन किया हो यूपीएससी गई, तो आप आराम से 2024 वाला क्वेश्चन करने में सक्षम होगे मेरे हिसाब से। अब मैंने पीवाईक्यू ये बोला है तो इसमें देखो सीएससी भी है, इसमें एनडीए भी है, और इसमें सीडीएस भी है, क्योंकि इनका पेरेंट एक ही है सबका। पेरेंट इन द सेंस कि जैसे होते हैं ना माता पिता, तो माता पिता कौन है, यूपीएससी। सबसे क्या निकल रहे हैं, सीएससी भी निकल रहा है, एनडीए भी है, और सीडीएस भी है। जब बनाने वाला एक आदमी है तो अपन को तो अपनी जिम्मेदारी नहीं कि सारे के अगर एक बार पीवाईक्यू देख लें तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने रिपीट का भी बता दिया आपको पीवाईक्यू से कि कितने रिपीट हो रहे हैं, तो कभी ये डाउट मत पालना कि रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू करने का ये सबसे ज़्यादा फायदा रहता है। सर ने अपनी 12 साल की वो भी करवा रखी है, पीवाईक्यू करवा रखे हैं। अगर आपको ये करना है सीसेट का, ये भी है दोनों, तो यू कैन बाई, ये वर्थ इट है अगर आपको और नहीं करनी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दे रखी है। मैंने पर्सनली इस बुक को देखा है, काफ़ी अच्छी है। आपको अगर इसके बियॉन्ड भी जाना है तो मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की एक बुक बताई है, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट यूपीएससी प्रीलिम्स। अब भाई यही सवाल आता है। एक मेरे भैया हैं, एक कहानी बताता हूँ मैं। मेरे भैया हैं, 3 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, और उनका यही कंसर्न था कि यार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, स्कोर कम रहता है। तो मैंने पूछा भैया कि कैसे, स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि उनका स्टैटिक बहुत अच्छा था, बट प्रॉब्लम उनको ये थी कि यार मैं 60-65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आता हूँ, 60 या 65 के आसपास मैंने अटैम्प्ट किए। अब यार मेरा मानना ये है कि यूपीएससी ने अगर आपको 100 चांस दिए, 100 क्वेश्चन के मतलब 100 चांसेस हैं आपके पास, 100 चांसेस हैं, 100 चांसेस में इट्स अपॉन यू कि आप कितने चांस लेते हो। और मैंने को भाई एक चीज़ सीखी है, जो एक बहुत बड़ा डायलॉग भी बना है कि रिस्क है तो इश्क है। भाई तभी मिलता है चीज़ जब आप यहाँ रिस्क लोगे, लेकिन रिस्क ये भी नहीं है कि मैं तो इतने ले लूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाए। रिस्क ये है कि कैलकुलेटेड कब होता है, जब आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत मजबूत होता है ना, तब आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। और मैंने हर बार मेरे यूपीएससी के एग्ज़ाम में 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब एग्जैक्ट फिगर इस साल वाला तो मुझे याद भी है, मैंने 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे यूपीएससी सीएससी 2024 में, और लगभग मेरे मार्क्स 112 से लेके वेरी कर रहे थे 124 के बीच, क्योंकि अलग अलग आंसर किसी हमने मिलाया है और सेम किसी का नहीं है। तो मैंने एक एवरेज आप लोगों को बता दिया। मैंने 94 किए थे, उससे पहले भी 90+ ही थे। मैं कभी नहीं करता 90 से नीचे। बट ये है कि आपको स्टैटिक बहुत मजबूत रखना है यहाँ, पीवाईक्यू अच्छे से करने हैं, और स्टैटिक और पीवाईक्यू, ये दो ही हैं भाई यूपीएससी के, जो है ना कि जो करके आदमी आराम से निकाल सकता है, ये 2 चीज़ें। तो मैंने स्टैटिक के लिए आपको बताई दी, आपके बुक्स रिसोर्सेज बता दिए, और उसके पीवाईक्यू बता दिए। पीवाईक्यू का एग्जांपल दिया है कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी क्वेश्चन ही ऑप्शन में आ जाता है। तो अगर अपन ने क्वेश्चन कर रखा है और उसको अच्छे से एनालिसिस कर रखा है, तो वो क्वेश्चन अपन को वहाँ से आराम से हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस का मैंने बता दिया 90+। मेरी तो है, आप लोगों की अलग स्ट्रैटेजी होगी, कुछ 80 भी करते हैं। मेरे साथ के एक भैया, उन्होंने 82 क्वेश्चन इस बार अटैम्प्ट किए, तो उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो वो एक्यूरेसी पे है। आप पेपर लगा के देख लो यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर, उसमें आपको देख लो कि मेरी कट ऑफ से 10-12 मार्क्स अगर ऊपर हैं इतने करने में, तो मैं वहाँ से क्योर हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप बैठा सकते हो, ठीक है। तो ये भी अपना पोर्शन हो गया कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वाला। अब बड़ा क्वेश्चन यही आता है भाई कि टेस्ट सीरीज करें या यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाएं। अब मैंने बात कर ही ली यार, मैंने कभी नहीं दिए पेपर, तो मैं क्यों ही बताऊं कि भाई टेस्ट सीरीज लो। कोचिंग वालों के पास क्यों जाओ, अपना पैसा देखो बहुत क्या बोलते हैं कि अपनी हार्ड एंड मनी है,
घर वाले बहुत, अपन तो वैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो भाई जितना बचा सको पैसा उतना बचाओ, और स्ट्रैटेजी ऐसी रखो कि सिंपल हो और टू द पॉइंट हो, ठीक है। तो मैंने तो कभी टेस्ट सीरीज दी नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट की, प्रीलिम्स की में, मेंस की मैंने विजन आईएएस की दी थी, वो मेरे पढ़ी भी है पहले, क्योंकि मेंस में आपको लिखना होता है, लिखने में आपको कहीं ना कहीं जाके इंस्टीट्यूट में लिखते हैं तो थोड़ा एक आदमी डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स की मैंने खासकर बात की है आप लोगों से कि पीवाई क्यू करो। देखो सर ने भी, हमने लिख भी रखा है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, पीवाई क्यू ये रहे, इसमें सीएससी वाले भी जोड़ दो, और क्या है 1979 से लेके 2024 हो गई है, दम है तो कर दो इतने क्वेश्चन, मैंने किए हैं, मैंने तो खूब किए हैं, मैंने तो बहुत हो गए, बताऊंगा तो फिर थोड़ा ज़्यादा लगते हैं लोगों को, बट किए हैं भाई, हो जाता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपको यूपीएससी में जब जाओगे तो ऐसे लगेगा यार बहुत क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन तो कर ही लूँगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, मैंने रिसोर्स भी बता दिया इसका, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से आप परचेज करो, कि CSE 79 से लेके आपके, ये इंग्लिश मीडियम में बुक है, लेकिन ये मतलब इंग्लिश में बुक है, हिंदी में आती है कि नहीं आती मुझे इसका पता नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ आप लोगों को। अब किरण पब्लिकेशन है तो शायद हिंदी में भी निकालता होगा, मैंने कभी लैंग्वेज को बाउंडेशन नहीं रखा है, लैंग्वेज का बाउंडेशन इन द सेंस कि भाई जो चीज़ जिसमें बेस्ट रूप से अवेलेबल है उठा लो वहाँ से, कभी, क्योंकि यार यूपीएससी की एग्जाम इतनी बड़ी एग्जाम की कर रहे हो तो छोटी मोटी इंग्लिश तो आती है, सबको आती है, कभी अपने आप को ऐसे मत करना कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो थोड़ा कमज़ोर हूँ, वो नहीं है, कुछ नहीं होता यार, इंग्लिश मीडियम वाले सेम चीज़ कर रहे हैं, हर साल फेल होते हैं, ठीक है, लाखों हो रहे हैं फेल, उन्हीं में से हो रहे हैं ज़्यादा। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, और जो रिसोर्सेज बता रहा हूँ वो इंग्लिश के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, बाउंडेशन कभी नहीं रखनी है, और अपने को बेस्ट यूटिलाइज लेना है इन रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना कि क्या क्या करना चाहिए, PYQ, इसको तो भूल ही जाओ, इसको तो मैं काट भी देता हूँ, इतना ज़्यादा ख़राब लगता है मुझे ये। इसका टेस्ट सीरीज़ का भरोसा भी मत करना, मेरे दोस्त है इस बार टेस्ट सीरीज दे रहा था, 2 बार से पास भी नहीं हुआ था, तो इस बार टेस्ट सीरीज दे रहा था तो विजन के उसके अभ्यास में 124 मार्क्स आए थे, विजन के अभ्यास 3 पेपर होते हैं, अभ्यास लेता है विजन प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो क्या भरोसा 124 लाने वाले का भी क्या भरोसा कि आपका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, मैंने तो अभ्यास दिया ही नहीं, फिर भी मेरे 112 से 122 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। तो वही है ना बात कि यार PYQ उसने एनालिसिस इतना कर ही नहीं रखा, जबकि मैं इसको बार बार बोलता था तो वो बोलता था कि मेरे तो खूब टेस्ट सीरीज में खूब आ रहे हैं। तो बात अपने ऊपर है कि अपन किस तरीके से करते हैं। PYQ करने का फ़ायदा यही है कि अपने को क्वेश्चन कई तो वही मिल जाएंगे जो पुराने आए हुए हैं, और कई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, टेक्निक, क्वेश्चन करना आना चाहिए, टेक्निक होती है क्वेश्चन को करने की, वो टेक्निक अपने को आने लग जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ अपने आप को करनी होती है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज हो गई, और अब आता है हाउ टू अटेम्प्ट यूपीएससी प्री MCQ। भाई देखो कितना ही कर लो, कितना ही पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन वहाँ मैक्सिमम आने हैं 20, 25 या 30, इतने ही आते हैं कंफर्म जिस पे होते हैं। उसके बाद मैं तो बोलता हूँ वहाँ चलती है शेरलॉक वाला दिमाग, या इन्वेस्टिगेशन चलता है, इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस कि भाई वहाँ क्वेश्चन को बैठ के आंसर निकालना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको चाहिए एक तो PYQ बहुत अच्छे किए हुए होने चाहिए, क्योंकि PYQ आप कर लेते हो ना, तो जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन देता है, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि पहला ऑप्शन आप उसमें लगाओ कि यार ये तो थोड़ा सही नहीं लग रहा, जैसे यूपीएससी ने मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें पहला ऑप्शन दिया, ये एलिमिनेशन में बता रहा हूँ कि पहला ऑप्शन दिया कुछ भी, दूसरा ऑप्शन दिया इसमें कोई डेटा दे रखा है, ठीक है, 50 ऐसे कुछ, ये ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन ये दिया कि कोई भी नॉर्मल जो होता है स्टेटमेंट। फिर यूपीएससी करता क्या है कि पहला ए ऑप्शन बनाएगा, उसमें करेगा कि 1 एंड 2 करेक्ट, बी ऑप्शन बनाएगा 2 एंड 3 करेक्ट, सी ऑप्शन बनाएगा 1 एंड 2 एंड 3 करेक्ट, और डी ऑप्शन बनाएगा कि नन ऑफ देम अबव नोटा है, ऐसा ही कुछ ऑप्शन बनता है, किसी फॉर्मेट में बन सकता है। तो मान लो मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा और वो जनरल स्टेटमेंट लग रहा है
ये जनरल इन द सेंस कि यार ऐसा हो जाता होगा, ठीक है। अब मेरे पास यार एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, वरना मैं ये करके बताता कि कैसे करता था, ठीक है। वो अपन किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, जो लाइव क्वेश्चन के साथ कैसे हम काम करते हैं, कैसे मैं सोचता हूँ, ठीक है। अभी मैं इतना करके बता देता हूँ आपको कि ऐसा जनरल स्टेटमेंट है, तो मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसको सही, पता कुछ नहीं है, पता बस शायद पे ही चलता है कि शायद सही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कह रहा है, और मैं क्या हूँ, मैंने स्टैटिक पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। मैं दूसरे ऑप्शन पे गया। अब दूसरे ऑप्शन पे गया मान लो, और इसमें डेटा दे रखा है, और डेटा मेरे थोड़ा खटक रहा है। खटकना इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन शायद गलत हो। गलत होने के चांसेस इसलिए होते हैं कि डेटा को चेंज करना बहुत आसान होता है। मान लो मैं बोलता हूँ कि इस समय भारत का जो जीडीपी है 7.5% है, डेटा है इसमें 7.5%। तो मैं कोई स्टेटमेंट बनाऊं, अगर यूपीएससी वाला स्टेटमेंट बना रहा है, तो वो ऐसे नहीं लग सकता कि भारत की जीडीपी इस समय 9.5% है। कितना आसान है। तो डेटा को करना थोड़ा इजी रहता है ना गलत। तो मान लो कि मुझे ये स्टेटमेंट सही भी है, हो सकता है अगर मैं एग्जैक्ट मेरे को याद हो, बट मुझे याद नहीं है, तो शायद मैं सोचूंगा कि यार एक शायद गलत है। शायद, शायद वाला वर्ड 25 क्वेश्चन के बाद जब से वो कंफर्म नहीं होगे, सब पे चलेगा शायद। तो मैंने किया कि यार दूसरा मेरे को लग रहा है सही नहीं है, तो दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये गलत है, ऐसे मान लो। जिस तरीके से मैंने ऑप्शन सेट किए हैं, अभी ये सिर्फ किसी फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है। मैंने अब ये सोचा था कि पहला सही था, बट इसके मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है, तो मैं फिर ये तुक्का मार दूंगा। तुक्का नहीं है ये, मैंने क्या किए, एक लॉजिकल गैसिंग की है, ठीक है। तो मैंने इसको जनरल स्टेटमेंट समझा था, बट ये क्या हुआ कि मेरे को इसमें लगा कि ये सही नहीं है, तो मैंने इसके बेसिस पे मार दिया। बट आजकल यूपीएससी करने क्या लग गया है, अब यूपीएससी भी तो चेंज तेज है अपन से, कि ओनली 1 2 3 और 4 भी कर देता है, या नन कर देता है, कि आप क्या करो, एलिमिनेट भी ना कर पाओ। तो यहाँ भाइयों बहनों यही काम चलता है कि आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि यार ये स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, और शायद ये भी जनरल स्टेटमेंट हो, ये भी सही लग रहा है। मैंने कोई लाइव क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट जनरल स्टेटमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा, ओनली 2 वाला, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस भी ऐसे यूज़ होता है। कॉमन सेंस देखो ऐसे भी यूज़ होता है, जैसे मैं अभी सोलर फ्लेयर के क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो सोलर फ्लेयर का क्वेश्चन आया था 2022 में, जब मैं दे रहा था, पहली बार ही दिया था मैंने एग्ज़ाम। तो ऐसा क्वेश्चन आया कि सोलर फ्लेयर जब निकलती है कोरोना से, कोरोना यानी सूर्य से, तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो तुम्हें 7 ऑप्शन दे रखे थे, आप देखोगे अगर पेपर को देखोगे तो तुम्हें 7 ऑप्शन दे रखे थे। तो मेरे को वहाँ एक ऑप्शन मिला कि इससे क्या बोलते हैं, जो नीचे बिजली घर वगैरह है ना, ये जो पावर ग्रिड्स हैं, उन पर भी इम्पैक्ट होगा। तो सोचो यार, ऊपर से केवल प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के रूप में ही आता है सोलर रेडिएशन, तो क्या इससे अपना ग्रिड उड़ जाएगा। बहुत कॉमन सेंस ही बात है कि यार ग्रिड वाली बिजली के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर चांस होता है। मैंने कॉमन सेंस से उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर दिया। जैसे मैंने उस एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, मेरा आंसर आ गया, जबकि उसमें ऑप्शन थे 7। तो मैंने कॉमन सेंस लगाया ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वही चलता है कि यार ऐसे कैसे होगा, ये तो बहुत रेयर सी बात हो गई। तो मैंने गलत मान ली और आंसर सही निकल गया, ठीक है। अदर्स सजेशंस में मेरी यही है कि भाई पीवाईक्यू करो, ये बेस्ट है। ये पीवाईक्यू आपको क्या करेगा, आपको वो डिटेक्टिव बना देता है, जो मैं बता रहा हूँ ना। कभी सेशन लूँगा मैं आपके साथ क्वेश्चन वाला, जिसमें पीवाईक्यू होंगे, और मैं कैसे उन क्वेश्चन को सोच रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, तो वो डिटेक्टिव बन के सोचा जाता है। 25 क्वेश्चन के बाद आप डिटेक्टिव, वहाँ पे जो सही से सोच गया उसके मार्क्स ज़्यादा जाते हैं, जो नहीं सोच पाया उसके 25 के बाद वो गलत हो जाते हैं, और वो लगभग 50 60 70 नंबर के लाने के बाद फेल हो जाता है, ठीक है। तो डिटेक्टिव वाला दिमाग आपका पीवाईक्यू से लगेगा। अब मान लो आपने 20,000 क्वेश्चन में डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाया, ठीक है, 20,000 क्वेश्चन में, तो फिर आपका उन 100 क्वेश्चन में जाके दिमाग नहीं लगेगा। बिल्कुल लगता है, मेरा तो लगा है भाई, मैंने इतने क्वेश्चन किए भी हैं, और आराम से लगता है, और आराम से क्वेश्चन होते भी हैं, ठीक है। वहाँ एग्जाम लाइक कंडीशन में बहुत प्रेशर होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं ना वो भी गलत हो जाते हैं। बट आपने अगर इतनी मेहनत कर रखी है, इतने क्वेश्चन कर रखे हैं,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उनको कर पाओ। और रिपीट तो हो ही रहे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ टू टेकल द क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, ये चीज़ें मैं करता था। अब यही है नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम टेबल एंड प्लानिंग। अब बच्चों की यही आती है यार कि अगले 6 महीने क्या करें। देखो मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैं थर्ड ईयर में ही था, और मेरे को यही डर था कि मुझे प्रीलिम्स में फेल नहीं होना। तो मैंने किया क्या, मैं दिसंबर से प्रीलिम्स की तैयारी करने लग गया था। दिसंबर से, उस टाइम की बात है, अ, दिसंबर से स्टार्ट की थी। 5 जून को एग्ज़ाम था। एक्चुअली में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नवंबर 2021 में की, और मेरा एग्ज़ाम था 5 जून 2022 को। तो मेरे पास कितना ही टाइम था यार, तो मेरे को प्रीलिम्स करनी थी, तैयारी स्टार्ट की करनी थी। तो मैंने 5 जून को एग्ज़ाम दिया, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने मेन यूपीएससी का जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है वो 17 जून को दिया। तो मेरी डिग्री नहीं आई, तो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द मेंस। बट मेरे को एक चीज़ फील जो हुई वो ये हुई कि यार मैं मेंस की प्रिपरेशन पहले कर ही नहीं पा रहा था। मैंने न ऑप्शनल अच्छे से पढ़ा था, न जीएस पढ़े थे। तो भाई अगर मैं हो भी जाता तो मैं उस अच्छे तरीके से मेंस नहीं दे पाता। ठीक है, तो नीड यही होती है कि यार पहले मेंस का थोड़ा प्रिपेयर करके रखना चाहिए। मैंने यार देखे लाइब्रेरी में जब बैठता था तो लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, अब जोश आ गया कि भाई प्रीलिम्स पास करके आए। लेकिन जो जब लिखना स्टार्ट करते हैं पेपर, तो एक दो महीने क्या, एक महीने तो जोड़ लगाते हैं। नोट्स बने हुए नहीं है, लेकिन करते हैं कि होगा 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 होगा, करते रहेंगे। फिर बाद में उनको समझ में आ जाता है कि भाई मेंस में सबसे बड़ी चीज़ ही नोट्स हैं, क्योंकि नोट मेकिंग करते हो वही तो आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। जो नोट्स में है वही अपन आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आप वहाँ कुछ अलग से सोच ही नहीं पाओगे। अगर नोट्स में आपने ऐसा कुछ ग्राफ बना रखा है ना, ऐसा डायग्राम, चाहे पाई चार्ट वगैरह कुछ भी, वही आप बनाओगे, इससे अलग नहीं बना पाओगे, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है सोचने का इतना। आपको क्वेश्चन देखना है, लिखना है। ठीक है, इसलिए नोट मेकिंग थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रीलिम से पहले थोड़ी मेंस की कर ली, है ना। तो मेरी स्ट्रेटेजी, अगर मेरे से कोई पूछे कि आप क्या करना चाहोगे, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, क्योंकि आज है 19 नवंबर, ब्लैक डे, क्रिकेट वालों के लिए तो ब्लैक डे ही है। तो 19 नवंबर है, तो 19 नवंबर के बाद आता है एक दिसंबर पूरा महीना, और जनवरी। ठीक है, ये आता है। तो लगभग 2.5 महीने रह गए अपने पास, 2.5 महीने के आसपास का टाइम है। 2 महीने 10 दिन 11 दिन जितना भी मानते हो आप। ठीक है, 10 डेज। तो यार इतने मेरे हिसाब से देने चाहिए मेंस को देने चाहिए मेरे हिसाब से। और मेंस में 2 चीज़ें आती हैं, ऑप्शनल और जीएस, और एक ऐसे भी मान ही लो। देखो इससे उस टाइम हो जाएगा, 3 महीने वाला जो पीरियड होता है ना, 2.5 महीने वाला जो पीरियड होता है, उसमें ऐसे आराम से सीख जाओगे आप। कोई दिक्कत नहीं आएगी एकदम से। स्टार्टिंग में होता है कि ऐसे क्या करें ऐसे के लिए क्या करें, बट एक दो ऐसे लिख लोगे तो आराम से सीख जाते हो। दिक्कत यह आती है कि ऑप्शनल का इसका, तो आप 2.5 महीने बचे हैं तो किसी एक चीज़ को रेडी कर लो। पहले किया ही होगा आपने। तो ऑप्शनल को, जैसे हिंदी मीडियम वालों का ज़्यादा हिंदी लिटरेचर रहता है, तो भाई उन बुकलेट्स में छोटे छोटे नोट्स बना लो अपने अकॉर्डिंग। नोट मेकिंग के बाद में बात करूंगा मैं, क्योंकि नोट मेकिंग बहुत बड़ा पार्ट है, किस तरीके से नोट मेकिंग करते हैं। जीएस का भी यही हाल है कि जीएस 1 में कई सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब में छोटे छोटे नोट्स बना के रखो अपने। नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो सिलेबस वाइज। सिलेबस जैसे दे रखा है ना, सिलेबस में कि पहला पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट, इनमें छोटी छोटी अपने इस अकॉर्डिंग डेटा लिख लो कहीं से भी। इनके लिए प्रहार की, आप प्रहार को रेफर कर सकते हो। एक शून्य आयस की भी आती है, अगर आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर सको, क्योंकि मैंने शून्य आयस से किए थे। पूरे GS 1 2 3 4 वो प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से मैंने किए थे। और GS 4 के लिए सबसे पहले मैंने पढ़ा था अपने धर्मेंद्र जाकर सर को। इनकी वीडियोज़ है, एक बहुत छोटी बुक आती है इनकी, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में यार प्रॉब्लम क्या होती है कि पढ़ाते हैं तो फिलोसफिकल ज़्यादा पढ़ाते हैं GS 4 को, बट इनकी बुक की खासियत मुझे एक ही चीज़ लगी कि वो प्रैक्टिकल होता है कि जाके लिखना क्या एग्ज़ाम में। तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। और भी मार्केट में कई बुक है, मैं जैसे शून्य आईएएस की बताई थी, मैंने शून्य आईएएस की GS 1 2 3 पढ़ा, और 4 वाला पार्ट इससे कर लिया कंप्लीट।
तो इस तरीके से मैंने जीएस के नोट्स बना लिए थे। अब नोट मेकिंग में बाद में बात करूंगा कि भाई नोट मेकिंग होती कैसे है। ऑप्शनल मेरे पास हिंदी लिटरेचर था, तो विकास दिव्य कीर्ति सर इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो उनके जो उनकी क्लासें ली, पहले ही ले ली थी मैंने, पहले जो हुआ। और उसके बाद क्योंकि ये वाला पीरियड था तो मेरे को क्लासेस लेनी पड़ी बीच बीच के टाइम पे, प्रीलिम्स होने के बाद क्लासें ली मैंने। और उसके बाद मैंने नोट मेकिंग की उस 3 महीने वाले टाइम में। बट दैट वाज नॉट द गुड स्ट्रैटेजी, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि इस वाले पीरियड का जो यूटिलाइजेशन है वो करो। देखो प्रीलिम्स में कितना ही पढ़ लो, आपको लास्ट में ये लगेगा यार कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की तैयारी का बेस्ट टाइम जो है वो है फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। इतने दिन में आराम से होता है, 4 महीने भाई जोर लगा के पढ़ोगे आराम से हो जाता है। स्टैटिक पहले पढ़ ही रखा है, 4-5 बार रिवाइज करना है, स्टैटिक पढ़ना है। दो बहुत सिंपल सी बात है यार, कुछ लोग ऐसे समझ नहीं पाते। स्टैटिक प्लस PYQ, इसके आगे मैं लिखता हूँ एंड डू नथिंग। ठीक है, एल्स डू नथिंग, इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो सिंपल सी बात है, स्टैटिक कर लो, PYQ कर लो, करंट अफेयर्स के इतने पीछे भागना नहीं है। अप्रैल के आसपास वो PT 365 आने लग जाती है, उसमें साइंस टैग की पढ़ लो, पॉलिटी की देख लो, बस काम हो गया। और अगर आप देखना चाहो और किसी और सब्जेक्ट की, एनवायरनमेंट की देख लो, तो उसमें सारा कवर अप हो जाता है। वो मेरा करंट अफेयर्स हो गया लास्ट में, PT वाला, बस हो गई PT की तैयारी। आप लेकिन PYQ पे ध्यान देना भाई, PYQ लगभग 20,000 हो जाते हैं। अगर मैं ऊपर वाले किरण पब्लिकेशन के सारे जोड़ूँ ना, CSE के, CDS के, CAPF के और NDA के, तो लगभग 20,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन अगर आपने UPSC के कर लिए तो बहुत सिंपल हो जाता है यार। मुझे तो इतना कभी दिक्कत आई नहीं प्रीलिम्स में। तो वो सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही थी, स्टैटिक प्लस PYQ। ये 4 महीने देने हैं, क्योंकि आई थिंक 26 मई को एग्ज़ाम है। अब मुझे इतना तो पता नहीं है इस बार का, लेकिन 26 मई को आई थिंक एग्ज़ाम है। इतना कर लोगे तो काम चल जाता है। और टॉपर और जगह भी आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिलेंगी, फॉलो कर लेना मत करना, इधर वाली फॉलो कर लेना मत करना, इट्स ऑल अबाउट यू, ऑल अप टू यू। आप करना चाहो करो, मत करना चाहो मत करो, कोई आप पे प्रेशराइजेशन नहीं है। ठीक है, तो अपना ये हो गया स्ट्रैटेजी पे। अब बचता क्या है, CSET स्ट्रैटेजी। देखो 2023 में तो इसने बहुत परेशान कर दिया था। 2023 ने तो ऐसा परेशान किया कि अच्छे अच्छे बेचारे सड़कों पे आ गए, है ना। तो लेकिन इस बार 2024 में उन्होंने वापस थोड़ा बच्चों पे रहम किया कि चलो किया तुम्हें। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखो CSET में जितनी मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया, बच्चों से इंटरेक्शन किया, तो प्रॉब्लम यही है कि आप किसी एक पार्ट को दिल से लगा लेते हो। दिल से लगाने का कि भाई मैं तो IIT वाला हूँ, तो मैं तो मैथ ही और रीजनिंग ही करके आऊँगा। एक मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छे IIT से है, मैं लूँगा नहीं क्योंकि नाम फिर वो रहना तो मुझे उसी के पास है। तो क्या है कि IIT से है, तो बंदे का यही था कि भाई मैं तो IIT वाला हूँ, मैंने पहले के क्वेश्चन किए और 120-30 का तो मैथ और रीजनिंग आती है, तो मैं कर दूंगा, 66 नंबर ही तो लाने हैं, लाइफ सेट है। 2023 का पेपर आया, मैथ और रीजनिंग ही स्ट्रांग हो गई, मतलब टफ आ गई, भाई के 60 नंबर आए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही रही उसके साथ कि उसने कॉम्प्रेंस को एकदम नेग्लेक्ट ही कर दिया, और उस साल मैथ और रीजनिंग को इतना UPSC ने टफ कर दिया कि वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाया। तो मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल सी रहती है, कॉम्प्रिहेंशन यानी पेसेज, मैथ्स और रीजनिंग तीनों को भाई बराबर वेटेज देना है। आई एम फ्रॉम द BA बैकग्राउंड, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं मैथ्स को छोड़ दूं, बट मैंने नहीं किया। मैंने हमेशा यही किया कि भाई सबको बराबर वेटेज देके चलना है, क्या पता कौन से साल कौन सा पार्ट टफ आ जाए। तो आपको पेसेज को भी उतना ही भाव देना है, आपको मैथ्स को भी उतना ही भाव देना है, रीजनिंग को भी उतना ही भाव देना है। देखो CSET में पास वो होता है जिसको ये पता है कि क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना। 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन में से मैं लगभग करके आता हूँ, मेरा एम रहता है 50+ क्वेश्चन करने का बस। ठीक है, तो मैं चुन चुन के करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन इजी लग रहा है मैथ्स में, कर दिया। भाई ये क्वेश्चन रीजनिंग में इजी लग रहा है, कर दिया। तो बड़ा क्वेश्चन दिखता है थोड़ा, एक 30 सेकंड बड़ा नहीं आया, छोड़ दिया,
हाथ ही नहीं लगाना उस क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए हैं खूब सारे ऑप्शन, आपको 80 ऑप्शन दिए उन्होंने, तो 80 में से कुछ करो ना ट्राई। तो ऐसे कर करा के मेरे 50 प्लस हो जाते हैं। हर साल मैंने दिए 3 बार 50 प्लस हुए हैं। लास्ट टाइम इस बार मैंने 2024 का दिया है तो 54 क्वेश्चन करके आया हूँ, और लगभग 91 के आसपास मैंने दृष्टि से मिलाए हैं। तो आ रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं 78 के आसपास से 91 के बीच में। ठीक है, अभी फाइनल तो आती नहीं है, कुछ तो पता होता नहीं है। 2023 वाले हैं मेरे 88 के आसपास रहे सी सेट में, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था उसमें मेरे 88 रहे, जो सी सेट का था। तो मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर गई कि जो टफेस्ट एग्जाम था उसमें भी लगभग मेरे 22 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर रहे, क्योंकि मैंने पेसेस भी कर रखे थे। इस बार मैं तो रीजनिंग आएगी तो मैं पेसेस पे ज़्यादा करने लग गया, तो मेरे पेसेस लगभग 27 आए थे, मैंने 26 सही निकल गए उसमें। क्योंकि पेसेस ईजी थे। है, कुछ क्वेश्चन मुझे मैथ्स में मिले तो मैंने मैथ्स वाले कर दिए, रीजनिंग वाले कर दिए, ऐसे मिल मिला के मैंने 50 प्लस क्वेश्चन करके आ गया। उसमें से 40 या 41 सही थे जितना मुझे याद है, बाकी गलत थे। उनमें गलत भी ज़्यादा कौन से थे? मैथ्स वाले। ठीक है, तो ये बाद में स्ट्रेटेजी सिंपल सी है भाई, तीनों को बराबर वेटेज दो, और बराबर वेटेज के बाद आप करो। जब ये कर लो सारी मैथ्स, कहीं देखो कोर्स सब करवा रहे हैं सी सेट का, कहीं से भी कर लो, बहुत सिंपल है। मैंने सुनया है इसके, एक छोटा सा 700 750 रुपये का कोर्स था, वो किया था, वो इंग्लिश में था, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, वो मैंने कर लिया। कहीं से भी कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस इंस्टीट्यूट से करो, उससे करो, या खुद भी कर लो, सेल्फ भी कर सकते हो। बट उसके बाद आपको कोचिंगों के चक्कर में वापस नहीं फंसना है, आपको सीधे देखना है कौन से PYQ। सी सेट वैसे 2011 में शुरू हुआ था, बट अब वाला पैटर्न जो है 2013 में आया था। तो 2013 से लेकर 2024 तक के आप सारे PYQ लगा लो, मोर देन इनफ है। मैं हर बार लगाता हूँ, मैंने 22 में लगाए, फिर वही क्वेश्चन मैंने 23 में लगाए, और वही क्वेश्चन मैंने 24 में लगाए। मेरे को तो ऐसे भी कह सकता था कि भाई मैं तो लगा चुका, अब कोई दूसरी चीज़ ढूंढते हैं, बट नहीं, लगाने वही हैं। क्यों? क्योंकि UPSC का जो पेपर बनाने वाले हैं बहुत एज्ड होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बनाते हैं, जो वही जो अभी क्या बोलते हैं UPSC पास नहीं कर पाए और अब पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। तो उस लेवल का या तो वो कोचिंग वाले क्या करते हैं, या तो बहुत टफ बना देंगे या बहुत ईजी बना देंगे। UPSC रखता है मॉडरेट। ठीक है, तो उस दिमाग से खेलना है तो PYQ आप कर सकते हो। मैं बताऊं, इसमें भी रिपीट होता है सी सेट में। अभी मैं आपको कभी किसी और एग्ज़ाम में और वीडियो में आपको एग्जाम्पल दूंगा इस चीज़ का, कि सी सेट में भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है PYQ का। PYQ आपको GS में भी करने थे, यहाँ भी करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई मेरी तरफ से सी सेट का। और रिवीजन स्ट्रैटेजी, देखो भाई रिवीजन जितना करो उतना ही कम होता है। रिवीजन की सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है कि आपने चीज़ों को कम से कम रखना है। मैंने बता दिया, बुक्स एक प्रीफर करनी है, एक सब्जेक्ट एक रिसोर्स। कभी सब बताते हैं, मैं भी वही बात बताऊंगा, क्योंकि हम सब ने एक ही चीज़ की है। रिसोर्स में भी डिफर, सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरा पॉलिटिका अलग था, लक्ष्मीकांत नहीं थी, बट मेरा होता ना कि मैंने उसी को रखा। फिर ऐसा नहीं था कि ये पढ़ने के बाद मैं लक्ष्मीकांत ही पढ़ लूँ या कोई और रिसोर्स पढ़ लूँ, उसको करो, और फिर उसके बाद इसके मल्टीपल रिवीजन कर दो। इतने रिवीज कर दो कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन पूछा है तो मुझे ये तो आता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको रिवीजन करने। रिवीजन की कोई लिमिट नहीं है भाई, आप 10 बार करो, 5 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट ये है कि आदमी ये भी सोचता है कि रिवीजन किस तरीके से करें। मैं थोड़ा निपटाने वाला आदमी ज़्यादा रहता हूँ, कि मेरे को एक सब्जेक्ट निपटा दिया तो उसके बाद कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। तो मैं क्या करता था, एक सब्जेक्ट लेता था, जैसे आज हिस्ट्री ले ली, तो मैं हिस्ट्री को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो इसलिए क्या करता है, मेरे रिसोर्स छोटे छोटे थे, क्योंकि उड़ान तो छोटी सी आती है। तो एक दिन में क्या बोलते हैं अपनी एंशियंट हिस्ट्री हो गई, अगले दिन में मिडाइवल हो गई, और अगले 1.5-2 दिन में अपनी क्या हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री। तो 4 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो गई रिवीजन में। ठीक है, रिवीजन कंप्लीट हो गई, फिर पॉलिटी उठा ली, पॉलिटी 2 दिन में कंप्लीट कर दी। ऐसे ही होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो लक्ष्मीकांत ले लेते हैं वो बोल देंगे कि 2 दिन में तो रिवीजन नहीं हो सकता। तो ये वो बाद वाली बात है जब आप बहुत बार उसको पढ़ चुके होते हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से करता था कि पहले एक सब्जेक्ट लिया, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिया, उसके बाद तीसरा लिया। होता ना कि रिपीट पूरा करो, कंप्लीट एंड देन रिपीट, पूरा करते गए, नीचे तक करते गए, फिर वापस रिपीट कर दिए।
कभी करंट अफेयर्स के चक्कर में नहीं फंसा कि अब ये कंप्लीट कर लिया तो चलो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। मुझे पता था करंट अफेयर्स लास्ट में आएगी पीटी 365, उसको कब पढ़ लूँगा, हो गया काम। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कई कई ऐसे भी होते हैं कि भाई लोग दो सब्जेक्ट को लेके चलते हैं कि हिस्ट्री भी पढ़ूंगा आज दिन में, इसको भी रिवाइज करूंगा और पॉलिटी को भी करूंगा। भाई आप वो भी कर सकते हो। किसी किसी का होता है कि मोनोटोनस हो जाता है, पूरा दिन एक ही एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। कोई किसी का ऐसा नहीं है कि भाई इस तरीके से करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, इस तरीके से करोगे तो आपको नुकसान होगा, अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। बट ये है कि रिविज़न जितने करोगे उतने ही कम है। इतना बार करो कि वो चीज़ें आपको बहुत एग्जैक्टली याद हो जाएंगी, यहाँ ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी हो गई। इम्पोर्टेंट सजेशन फॉर यूपीएससी प्री 2025। यार देखो, मैंने सजेशन तो यही है जो मैंने पीछे बताई है, दो ही चीज़ बताई है मैंने। क्या? स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू, यही सजेशन है। चाहे सीसेट ले लो, चाहे जीएस ले लो। और मेंस की आप मैंने बताई दी, रिसोर्स बताई दी कि शून्य आयस की बुक थी, मैंने वहाँ से नोट्स बना लिए थे। अभी 2-2.5 महीने आप मेंस को और बढ़ा सकते हो, कर सकते हो तैयारी। बट अगले 4 महीने के लिए प्रीलिम्स फोकस हो जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स यार दरवाज़ा है। अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला ना तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप बाहर से धक्का मार के निकाल दिए जाओगे। लगभग 5-6 लाख लोग रोज हर साल बैठते हैं, पास वही 2000 क्या 13,000 के आसपास लोगों को करते हैं वो मेंस में, 2,000 के आसपास करते हैं इंटरव्यू में, और लास्ट में 1,000 बचते हैं। ठीक है, तो भाई कहीं भी निकल जाओगे, क्योंकि साइकिल है। पहले प्रीलिम्स में निकल गए तो वहीं खड़े रहे, मेंस में निकल गए तो वापस प्रीलिम्स में खड़े हो गए, इंटरव्यू में निकल गए तो वापस प्रीलिम्स खड़े आगे हो जाके, तो साइकिल है। तो किसी भी दरवाजे पे ना निकलना हो तो सजेशन यही है, स्टैटिक को अच्छे से रखो, स्टैटिक को इतना मजबूत रखो, और पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। केवल पढ़ना नहीं है, एनालिसिस करना है। क्वेश्चन को करके देखना है कि यार मेरे से ये क्वेश्चन हुआ है क्या। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यार यहाँ डेटा दे रखा था, उसने यूपीएससी वाले ने यही गलती की कि डेटा गलत दिया। बार बार ऐसा डेटा गलत दे रहा है क्या ये? इतने अगर दिमाग चलने लग गया तो ऐसा ही दिमाग आपका यूपीएससी जो मेन एग्जाम हॉल है ना वहाँ भी चलेगा, प्रेशर लाइक कंडीशन में भी। और जिस दिन ऐसा दिमाग चलने लग गया उस दिन आप मान लेना कि आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ बताई है, स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू। ये मेरी तरफ से यही रहता है। 2.5 महीने मेंस का कर लो, उसके बाद आप प्रीलिम्स हो जाओ। जैसे प्रीलिम्स निकले, जो मेंस का पढ़ा है उसके कर लो, जो बच्चा है उसको कर लो। और फिर खूब सारे पेपर लिखने हैं मेंस के लिए। जितने लिखोगे, हाथ को जितना घिसोगे, उतना ही अच्छा आपका राइटिंग स्किल्स होंगे, उतने अच्छे आप अपने मार्क्स गेन कर पाओगे। सो इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो मैंने किया है वो मैंने आपको वे फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि लगभग हमारी यूपीएससी जर्नी तो ख़त्म हो गई है, हम तो हो गए। अब आपको इट्स अप टू यू, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाला काम है। यूपीएससी तुम्हारे हवाले है, जिसको करना है जैसे करना है। तो थैंक यू सो मच। स्ट्रेटेजी यही है, सब बताएंगे। लाखों स्ट्रेटेजी पड़ी है, लाखों यूपीएससी वाले बताने के लिए है, एक मैं ही नहीं हूँ। तो मैंने भी मेरी स्ट्रेटेजी ऐड कर दी है। बट ये स्ट्रेटेजी अब तक 100% रही है। बात मेरी स्ट्रेटेजी की ये यूनिक है कि अब तक 100% इसका सक्सेस रेट रहा है। आगे का मुझे पता नहीं, बट अभी तक रही है और काम किया है इसने। और यही लगभग मेरे फ्रेंड्स भी करते हैं, तो उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे तो आपको शायद सक्सेस मिल भी सकती है, बट करना अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, एंड होप यू विल गेट डेफिनेटली योर ड्रीम जॉब। थैंक यू सो मच।